गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, गांव की लाज। ये आपका थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट सेकंड मैंने बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं कि हम ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात कर रहे हैं। इस पर 24-25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें सिलेबस में आ रही हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हम गाँव की लाज पढ़ेंगे तो ये किसने लिखा है, अली अब्बास हुसैनी साहब ने लिखा है। तो हम पहले अली अब्बास हुसैनी साहब के बारे में जानेंगे। और उससे पहले ये क्या है, ये एक अफसाना है ना। इससे पहले हमने इंशाइया पढ़ा, मजमून पढ़ा, तो उन सब के बारे में भी हमने छोटा छोटा जाना कि किसको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम पहले शुरू यहीं से करेंगे कि अफसाना क्या है, फिर अली अब्बास हुसैनी साहब के बारे में पढ़ेंगे, फिर गाँव की लाज अफसाने को डिस्कस करके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अफसाना। अफसाना उर्दू अदब की एक मशहूर सिन्फ है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और दिमागी तौर पर मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नॉवल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, नॉवल या दास्तान जो है वो काफ़ी तवील होती थी, बहुत लंबी लंबी होती थी, है ना। तो इंसान मसरूफ़ रहने लगा, तो उसने सोचा कि भाई कोई छोटी छोटी चीज़ें हों, है ना, जो हम बहुत आसानी से पढ़ लें और हमारा एंटरटेन भी हो जाए और ज़्यादा वक्त भी ना लगे। तो इसीलिए हमने वक्त के जो हम कहते हैं ना हालात थे, उन्हें देखते हुए एक नई चीज़ ईजाद की जिसका क्या नाम दिया, अफसाना। जो क्या होता तो नॉवल और दास्तान की तरह ही है, लेकिन कुछ चीज़ें इससे अलग होती है। जैसे छोटा होता है ना, इसमें ऐसी बातें जो हकीकत तौर पर मौजूद नहीं है वो नहीं ली जाती हैं, है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है वो सेम ही, ठीक है। आगे चलते हैं तो कहते हैं, मुख्तलिफ नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके, यानी जब हम बैठें तो एक ही बैठक में हम उसे कंप्लीट कर लें। नशिस्त मतलब होता है बैठना, ठीक है, यानी एक ही बैठक में पढ़ लें। क्योंकि अफसाना जो है वो छोटा होता है, 10-12 पेज का, 15 पेज का, तो आप उसे बैठ के 1 घंटा, आधे घंटे, 15 मिनट में पढ़ सकते हैं, है ना। उससे भी छोटा अफसानचा बाद में आ गया, जो उससे भी छोटा 2-2.5 पेजेस का होता है, ठीक है, जो आप 5-10 मिनट में कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। लिखते हैं, एक और नक्काद का कहना है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ें वहदत तासुर है। यानी देखिए, नॉवेल और दास्तान में अगर आप देखेंगे तो उसमें ना एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी से तीसरी कहानी निकलती चली जाती है, जबकि अफसाने में ऐसा नहीं होता है। एक कहानी ही चलती है, वही अपने एंड तक पहुँचती है, ठीक है। वक्त के साथ साथ अफसाने के फ़न में भी तब्दीली आई है। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ नई होती है तो उसमें कुछ चीज़ें कम होती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, है ना। वक्त के साथ साथ जो कम चीज़ें वो बढ़ने लगती हैं, जो ज़्यादा चीज़ें वो घटने लगती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, लिखा है, एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। गोशा मतलब कोना, है ना। कारी किसे कहते हैं, पढ़ने वाले को। इख्तिसार मतलब छोटा। तो कहते हैं एक अच्छा अफसाना वो है जिसमें क्या हो कि ज़िंदगी के किसी एक पहलू को कारी यानी पढ़ने वाले के सामने लाया जाए। मुख्तसर होने की वजह से अफसाने में झोल होने के इम्कानात भी कम होते हैं। तो देखिए, इम्कानात मतलब वजह है ना, कि पॉसिबिलिटी लाइक, है ना, कि भाई वो छोटा होता है ना, इसी वजह से उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसमें गलतियाँ भी कम हों, है ना, झोल झपाल भी कम हो, ठीक है। लिखते हैं, अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। यानी जो अफसाना निगार है उसे ज़िंदगी का मुताला भी होना चाहिए, है ना। इंसान क्या सोचता है, इंसान की नफ्स क्या कहती है, ये सारी चीज़ें उसे पता होना चाहिए, है ना। यानी उसका जो मुताला है वो क्या हो, गहरा हो, वसी हो। किरदार ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बे से मुताबिकत रखते हों। यानी किरदार ऐसे होना चाहिए जो हकीकी हों, है ना। जैसे दास्तान है, नॉवेल है, उसमें जिन, चलो जिन को तो हम मान सकते हैं कि हाँ, लेकिन परी, देव, है ना, ये चीज़ें, या तोते की जान किसी दूसरे चीज़ में होना, या किसी इंसान की जान तोतों में होना, तो ये चीज़ें हम अक़ली तौर पर कबूल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अफसाने में ये सारी फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, साद हसन मंटो, असमत चगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। इसके अलावा कृष्णचंद, गुलाम अब्बास, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन बहुत अहम हैं। तो इतने अफसाना निगार हैं जो आपको बताए गए हैं कि बहुत अहम है। इसके अलावा भी बहुत सारे अफसाना निगार हैं, ठीक है। इनके बाद नए अफसाना निगारों की भी एक बड़ी तादाद हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है।
चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अली अब्बास हुसैनी साहब को, ठीक है। इसके बाद हम अपना अफसाना पढ़ेंगे गाँव की लाज। देखिए अली अब्बास हुसैनी की अगर हम बात करें तो 1897 में पैदा हुए थे और 1969 में इनकी वफ़ात हो गई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं अली अब्बास हुसैनी मौज़ा बारा है ना, और कहाँ है, गाज़ीपुर में पैदा हुए थी, ठीक है। इब्तिदाई तालीम पटना में हुई थी, इलाहाबाद से BA और लखनऊ से MA के इम्तहानात पास करने के बाद LT की सनद हासिल की और सरकारी स्कूल में उर्दू फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए, ठीक है। यानी उन्होंने क्या करा, शुरू की तालीम जो है वो पटना में की, है ना, अपने आबाई वतन कह सकते हैं या गाज़ीपुर से मिले हुए है ना, तो वहाँ आराम से पढ़ाई की उन्होंने पटना में। उसके बाद इलाहाबाद से BA करा, फिर लखनऊ आ गए, वहाँ से MA किया और फिर उसके बाद जो है आपकी LD की डिग्री लेने के बाद उन्होंने क्या काम करा, सरकारी स्कूल में उर्दू और फ़ारसी पढ़ाने लगे बच्चों को। लिखते हैं अली अब्बास हुसैनी को लड़कपन से अफसाना निगारी का शौक़ था। इब्तिदा में उन्होंने प्रेमचंद से मुतासिर होकर अफसाने लिखे। देखिए जो अपने से पहले अफसाना निगार होते हैं उन्हीं से ही लोग असर कबूल करते हैं ना, और उनकी बनाई हुई रविश पे ही चलते हैं पहले, और उसके बाद फिर अपना रास्ता खुद इख्तियार करते हैं, ठीक बात है। तो यही कहते हैं कि पहले उन्होंने प्रेमचंद से मुतासिर हुए और अफसाने लिखे, ठीक है, और बाद में फिर उन्होंने अपना लिखना शुरू करा होगा। देखिए लिखते हैं उनके अफसानों में गाँव के मासूम और सादा लो अफराद की खूबसूरत अक्कासी मिलती है, यानी कि ऐसे लोग जो गांव के हैं, सादे तबीयत के मालिक हैं, है ना, खामोखा की बनावट या तसन्नुन के अंदर नहीं है, तो ऐसे लोग ही उनके अफसाने के किरदार हैं। आगे लिखते हैं उनके अफसानों के मुताले से मालूम होता है कि अली अब्बास हुसैनी को इंसानी नफ्सियात पर उबूर हासिल है, यानी इंसान क्या सोचता है, कितना सोचता है, ये चीज़ें वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वो हर किरदार के जहन की तह को आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं, है ना, कि कोई किरदार क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो एकदम ही उस चीज़ को वाज़ेह नहीं करते, धीरे धीरे खोलते हैं, जिससे उसकी मुकम्मल शख्सियत बेनकाब हो जाती है ना, यानी उसका कोई भी पहलू छुपा नहीं रहता, वो किस शख्सियत का मालिक है, किस जहन का मालिक है, ये कारी के सामने आ जाता है। उनके अफसानों में वाक़यात की तवालत तो है मगर प्लॉट में झोल पैदा नहीं होता, यानी उनके वाक़े जो वो बयान करते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके प्लाट में झोल पैदा हो जाए, यानी आप कंफ्यूज हो जाएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लिखते हैं अली अब्बास हुसैनी के अफसानों की बड़ी खूबी उनकी सहल ज़बान, यानी वो बहुत आसान ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो अरबी फ़ारसी के अल्फाज से गुरेज करते हैं, यानी वो उर्दू हिंदी इस तरह के आम अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं ताकि कारी जो है वो पढ़े तो जो लफ्ज़ है उसके दिमाग में नक्श करते जाएं, है ना, ये ना हो कि उसे एक लाइन पढ़ने के लिए 4 बार डिक्शनरी देखनी पड़े, समझ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है ना कि हमें एक लाइन पढ़नी है और उसके लिए हमें 4 बार डिक्शनरी देखनी पड़नी है तो फिर हमें मज़ा नहीं आता, है ना, फिर हम उससे उकता जाते हैं और उसे उठा के बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है ICS बासी फूल, ठीक है, मेला घूमनी, और उसके बाद लिखा है कुछ हंसी नहीं। ये सब क्या है, ये उनके अफसाने के मजमू में है। उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद, ये उनकी तनक़ीदी किताब है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी और उर्दू के मारूफ नावल निगारों की तारीख़ जो है मुख्तसर बयान की है, ठीक है, और उसके साथ साथ उनका फ़नी तज्ज़िया भी किया है कि मतलब वो किस तरह से लिखते हैं, ये भी उन्होंने बताया है, ठीक है, किसकी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों की, ठीक है। तो ये थी मेन बातें। अच्छा, असल में आपका पेपर जो MCQs आते हैं ना बेटा, तो उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ उर्दू नावल की तारीख़ व तनक़ीद किसकी किताब है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है लिख दें कि अली अब्बास हुसैनी की नावल की निशानदेही कीजिए या उनकी किताब की निशानदेही कीजिए, और नीचे ना 4 किताबें लिखेंगे जिसमें एक उनकी होगी और बाकी 3 किसी और की होंगी, है ना। तो आपको जब पता होगा तभी आप उस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे या उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और टिक करके अपने आंसर को आएंगे, राइट। चलिए, अच्छा, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अफसाने को। यहाँ तक देखिए हमने अफसाने के बारे में पढ़ लिया कि किसे कहते हैं, और हमने अली अब्बास हुसैनी साहब के बारे में पढ़ लिया कि वो कौन थे, ठीक है। अब हम अपना जो अफसाना है गाँव की लाज, इसे शुरू करेंगे, तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं। गाँव की लाज। अब इसके अगर हम मुश्किल अल्फाज देख लें तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है खिताब याफ्ता। खिताब याफ्ता मतलब जिसको कोई खिताब मिला हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुमकिलत यानी कि हुकूमत। फिर यहाँ लिखा है मुमताज़ करना। मुमताज़ मतलब होता है किसी चीज़ को नुमाया करना, है ना, अलग कर देना बिल्कुल, ठीक है। गद मतलब क्या होता है, दुश्मन।
यहाँ देखिए लिखा हुआ है गुमाश्ते। गुमाश्ते मतलब होता है कारिंदे, जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है, मुलाजिम या नौकर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आविजिश। आविजिश का मतलब हो गया आपका भड़काना, ठीक है, यानी उकसाना किसी चीज़ के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, है ना। गड़िया यानी कि ज़मीन का वो नक्शा जिसमें पानी जमा किया जाता है ना, यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा, नशेबी हिस्सा, झुका हुआ हिस्सा जिसमें पानी को जमा किया जाता है खेत वेत के लिए, पानी डालने के लिए, है ना। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिगहा। बिगहा मतलब होता है कि ज़मीन को नापने की एक हम कहते हैं यूनिट, है ना, जिसमें ज़मीन को नापा जाता है कि भाई ये जैसे हम लोग कपड़े को मीटर में नापते हैं ना, ऐसी ही ज़मीन को बिगहा में नापा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है आप पाशी। आप पाशी मतलब होता है खेतों में पानी देना, ठीक है। सुबहान अल्लाह मतलब होता है अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना, है ना, सुबहान अल्लाह, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है मकबूजा। मकबूजा मतलब होता है कब्ज़ा किया हुआ, ठीक है। फ़िक्रमंद होना, फ़िक्र दामनगीर होना, है ना, यानी वो जिसके दामन जो है फ़िक्र से भरा हुआ हो, यानी फ़िक्रमंद, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है जग देना। जग देना मतलब होता है शिकस्त दे देना या शर्मिंदा कर देना, ठीक है। यहाँ देखिए न्योता। न्योता मतलब होता है दावतनामा। जब हम किसी को शादी बारात या किसी भी फंक्शन के लिए इन्वाइट करते हैं ना, उसे ही न्योता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है नाहंजार। नाहंजार मतलब होता है बेकार या ख़राब। यहाँ देखिए लिखा है दो रवैया। दो रवैया मतलब दो तरफ, ठीक है, वो चीज़ जो दो तरफ से हो। आराइशो, है ना, आराइशो ज़ेबाइश यानी कि सजावट वगैरह बड़े अच्छे से थी, धूमधाम से थी। अभी हम पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड उसमें इस्तेमाल होंगे और आपको समझ में आ जाएगा। हस्बे हैसियत यानी हैसियत के मुताबिक जितनी आपकी हैसियत है ना। हरीफ मतलब भी दुश्मन होता है। तहसीलदार मतलब होता है जो ज़मीन वगैरह को नापता है, बताता है कि कौन सी किसकी है, तो वो तहसील का अफसर होता है, ठीक है। दफ्तन यानी अचानक से। मेडल यानी कि पगडंड, यहाँ पे पगड़ी लिखा है ना। आगे आ जाइए। महर मतलब क्या होते हैं, जब किसी मुसलमान के वहाँ शादी होती है ना बेटा, तो शादी के टाइम पे कुछ महर का अमाउंट बंधाया जाता है, ठीक है, और अक्सर पेशतर उस पर लड़ाई झगड़े ज़रूर ही होते हैं, है ना। तो वही महर है कि भाई बांधा जाता है। असल में वो क्या होता है, वो एक लड़की के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का होता है कि भाई अगर बात को अल्लाह ना करे कोई बात होती है तो लड़की सेल्फ डिपेंड हो पाए, है ना। तो वो महर देखिए लिखा भी है कि शादी के वक्त दूल्हे की तरफ से दी जाने वाली रकम होती है और वो दुल्हन को दी जाती है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कि भाई अगर कल को कोई बात होती है, कोई नागहानी आती है, तो लड़की अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाए, ठीक है। जाया क़याम। जाया क़याम मतलब होता है ठहरने की जगह जहाँ पे किसी को ठहराया जाए, ठीक है। नाक कटना। नाक कटना मतलब होता है बदनामी हो जाना, है ना, रुसवाई हो जाना। बगले बजाना यानी क्या होता है, खुश हो जाना, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है मुहैया। मुहैया मतलब क्या होता है, मौजूद, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त मतलब होता है मेहमानों की आवभगत करना, ठीक है। अदावत मतलब होता है दुश्मनी। तहसील मतलब क्या होता है, एक ऐसा दफ्तर, जैसे मैंने आपको बताया ना भाई स्कूल के लिए आप प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं, है ना, ऐसे आपको बिजली विभाग से कोई काम है तो उनके दफ्तर जाते हैं, बिजली दफ्तर जाते हैं ना। ऐसे ही अगर आपको ज़मीन जायदाद से कोई काम होगा तो आप तहसीलदार के ऑफिस में जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, तहसील कहते हैं ना। तहसीलदार का ऑफिस जो है वो क्या कहलाता है, तहसील कहलाता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुलायमत। मुलायमत मतलब होता है नरमी। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है जनाबे अमन यानी कि इज़्ज़त के लिए बोला जाने वाला लफ्ज़, है ना, जैसे हम जनाबे आला वगैरह बोलते हैं उस टाइप से ही, ठीक है। अब यहाँ लिखा है पैमाना है सब्र यानी कि सब्र का पैमाना। जैसे कोई हमें बुरा भला कह रहा है, हम खामोश हैं, खामोश हैं, खामोश हैं, लेकिन हम एक वक्त तक ही खामोश रहेंगे, उसके बाद हम उसे पलट के जवाब दे देंगे, है ना। कहते हैं ना अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो जो सब्र का बांध है ना, वही पैमाना है, सब्र कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए चिराग पा मतलब गुस्से में आ जाना, ठीक है। इसके बाद लाज रखना यानी इज्जत रख लेना, ठीक है। मुल्तजाना निगाह यानी इल्तिजा की निगाह से देखना, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है गुलगीर आवाज़ यानी कि ऐसी आवाज़ जो मतलब रोती हुई आवाज़ हो, ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि भाई गमगीन आवाज़, ठीक है, उसको कहते हैं। अब देखिए अब हम अपना जो अफसाना है गांव की लाज, उसका खुलासा पढ़ेंगे कि भाई गांव की लाज अफसाने में दरअसल है क्या, ठीक है। अगर आपको पूरा अफसाना पढ़ना है ना बेटा, तो आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या एनसीईआरटी की जो आपकी उर्दू की बुक है आप वो परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके पूरे अफसाने जो है उनकी भी वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स करीब हैं तो अभी हम सिर्फ इसका खुलासा ही पढ़ेंगे ताकि आपका काम आसान हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है।
उमराव सिंह और दिलदार खान लखनपुर में विदेशी राज के खिताब याफ्ता ज़मींदार थे। यानी अब एक लखनपुर है, ठीक है, लखनपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पे दो लोग रहते हैं, एक का क्या नाम है उमराव सिंह, दूसरा का क्या नाम है दिलदार खान, ठीक है, दो लोग हैं और दोनों को ही विदेशी राज यानी कि अंग्रेज़ों ने कोई ना कोई खिताब दे रखा है ना, नवाब या जो भी, बहरहाल, ठीक है। लिखते हैं दोनों के मिजाज में घमंड और गुरूर था, ठीक है। अब भाई दोनों गांव के ज़मींदार हैं तो जाहिर सी बात है बड़े पैसे वाले होंगे, है ना, और उसके बाद दोनों को एक खिताब भी मिला हुआ है सरकार की तरफ से, तो थोड़ा सा घमंड तो आ ही गया होगा दोनों में, ठीक है। देखते हैं दोनों में आपसी रंजिश की वजह से ये दोनों एक ही ममलिकत के दो सुल्तान थे, यानी कि एक राज्य के दो बादशाह थे, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए मिल के काम करें तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब हम लड़ाई झगड़े से करते हैं ना तो काम फैलता चला जाता है, और इन दोनों के बीच में तो लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। तो लिखते हैं दोनों अपनी बात और मूंछ नीची नहीं होने देते थे, ठीक है। यानी अब आपको पता है कि बात भी नीची नहीं होनी चाहिए और मूंछ भी नीची नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लखनपुर का बंटवारा होने पर बाजार, खेत, बाग राय साहब और खान साहब के नाम सरकारी कागज़ों में अलग अलग लिखे गए थे, ठीक है। यानी जब बंटवारा हुआ लखनपुर का तो आधा हिस्सा खान साहब को मिला होगा और आधा हिस्सा राय साहब को मिला होगा, ठीक है। लिखते हैं सरकारी कागज़ों में अलग अलग लिखे थे, मगर हर बरसात में किसी न किसी खेत की मेन बढ़ने या घटने पर दोनों में इख्तिलाफ पैदा हो जाता था। इस इख्तिलाफ में रियाया, नौकर चाकर और कारिंदे इनके काम आते थे। एक मर्तबा एक गड़िया को लेकर दोनों में आपसी रंजिश पैदा हुई गई। अब देखिए मैं आपको बताऊं, असल में क्या होता है बेटा, जब बारिश होती है ना, और बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो जो खेत होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये खेत आपका है, एक मिनट, मेरी ड्राइंग तो वैसे ही इतनी बेकार है, रुकिए एक सेकंड। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक चौकोर खेत आपका है, इसी से मिला हुआ ये एक खेत मेरा है, ठीक है। इसके बीच में ना यहाँ पे मोटा सा पगडंडी वाला रास्ता बनाते हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये चौड़ा चौड़ा सा होता है और ये खेत के मुकाबले थोड़ा ऊंचा भी होता है, और क्योंकि खेत पे फसल लगी हुई होती है इधर भी इधर भी। अब मुझे अगर खेत में जाना है तो मैं इसी पगडंडी के रास्ते से जाऊँगी, है ना, ये थोड़ा ऊंचा रास्ता होता है और ये दोनों खेतों को भी डिवाइड कर रहा होता है, ठीक। लेकिन बरसात के कारण क्या होता है, ये चीज़ ना शिफ्ट हो जाती है अक्सर बेशतर, कभी इधर शिफ्ट हो गई कभी इधर शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो अब जिधर शिफ्ट होगी उसका हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, और दूसरे वाले का हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब भाई मान लीजिए ये खेत मेरा था और ये आपका था, ठीक है। अब ये मेड़ जो थी ये इधर शिफ्ट हो गई, ठीक है, तो ये मेरा खेत इतना ज़्यादा बढ़ गया नहीं बढ़ गया। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरा खेत इतना हो गया और आपका खेत सिर्फ इतना सा बचा, तो अब लड़ाई होगी नहीं होगी। और अगर कभी ये इधर शिफ्ट हो गई तो आपका खेत इतना बड़ा हो गया और मेरा खेत इतना सा बच गया, तो लड़ाई होगी या नहीं होगी। तो इसी तरह से एक बार इसी तरह का पानी भरने की एक जगह होती है, ऐसी पतली सी होती है, वो नाले टाइप की बनी होती है, ठीक है, वो शिफ्ट हो गई पानी भरने की वजह से। तो उसमें क्या हुआ कि अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई कि भाई ये हमारी है नहीं हमारी है, चलिए देखते क्या होता है। गड़िया खान साहब के हिस्से में लिखी थी, ठीक है, और वही सालों से इसकी आमदनी हासिल करते थे, यानी उससे जो भी मुनाफा होता था वो सब वही रखते थे। गड़िया से मछलियाँ पकड़ना, ठीक है, थोड़ा सा ये ना बड़ा होता है, जिस तालाब जैसा होता है कुछ, है ना, तो इसमें क्या होता है कि मछली वगैरह भी पाल लेते हैं लोग, मछली पालन करते हैं गाँव में, ठीक है। तो वो सब करवाते थे और उसकी जो भी आमदनी थी वो सब कौन रखते थे, खान साहब ही रखते थे, ठीक है। लिखते हैं मछली पकड़ना, उसके अलावा सिंगाड़े डालना और आबपाशी करना, यानी उसी से सिंचाई वगैरह भी की जाती थी। तो ये सब उनकी ही इजाज़त से किया जाता था, यानी अगर मुझे उसमें जाके कुछ करना है तो मैं खान साहब से ही इजाज़त लूँगी कि क्या मैं इसमें सिंगाड़े डाल दूँ या मैं इससे मछलियाँ पालन कर लूँ या जो भी A to Z, ठीक है। हुआ यूँ कि पिछली बरसात में मोहतो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना, गड़िया जो है वो खूब बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसने राय साहब के खेतों में तकरीबन आधा एकड़ ज़मीन अपने पेट में रख ली, यानी उसका जो पानी था, जो लेवल ऑफ वाटर था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब बढ़ेगा तो आसपास के खेत को वो क्या करेगा, अपने अंदर कर लेगा। इस तरह से उसने क्या काम करा, राय साहब की तकरीबन आधा एकड़ ज़मीन जो है वो अपने अंदर कर ली। राय साहब के खेत गड़िया में बहकर मिल गए तो वो भी आमदनी का हिस्सेदार होने के ख्वाहिशमंद हो गए कि भाई मतलब अब अगर गड़िया हमारे खेत में भी आ गई है तो कहीं ना कहीं इसकी आमदनी हमें भी मिलनी चाहिए,
ठीक है। लेकिन खान साहब को कहाँ गवा रहा था कि भाई हम राय साहब को अपनी आमदनी दे, वही वो हिस्सा तो हमारा है, हम क्यों आमदनी आपको देंगे, ठीक है। तो खान साहब ने कहा गड़िया जितनी भी बढ़े और चाहे जिधर भी बढ़े, ठीक है, रहेगी मेरी ही। बात इतनी बढ़ गई कि मुकदमा दायर किया गया, कागज़ की छानबीन की गई तो पता चला कि खेत जो है वो किसका है, राय साहब का है, लेकिन जो गड़िया है वो किसकी है, वो खान साहब की है, ठीक है। मकबूजा साबित हो गई, यानी कि ये चीज़ें साबित हो गई कि भाई ये ऐसे ऐसे है, इस पे पूरा नतीजा निकल आया। तो नतीजा ये हुआ कि राय साहब की हार हुई और ख़ान साहब की जीत हुई। यानी उन्होंने कहा कि भाई ये तो कुदरती नियम है और इसमें आप हिस्सेदार नहीं हैं और जो कुछ है वो सब ख़ान साहब का है, राय साहब को कुछ नहीं मिलेगा। ख़ान साहब की जीत पर जश्न और राय साहब की हार पर सोग मनाया गया। यानी वो जीत की मतलब पार्टी कर रहे थे और वो हार का सोग मना रहे थे, अफसोस कर रहे थे, ठीक है। लोगों ने खूब लगाई बुझाई की। अब लोगों की तो आदत होती है ना, अगर दो पार्टी में लड़ाई हो जाए तो उसमें जाके आग में घी का काम तो करते ही हैं, है ना। तो वहाँ पे भी लोगों ने यही कहा। राय साहब मौके की तलाश में थे किस तरह खान साहब को जलील किया जाए और किस तरह उनके घमंड को चूर चूर किया जाए। अब राय साहब जो थे, भाई जाहिर सी बात है मेरा कोई दुश्मन होगा तो ये एक कहते हैं ना अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती एक नियम है कि हमें भी लगता है कि अगर उसने हमें जलील करा है तो हम भी कोई एक मौका ऐसा ढूंढें जिसमें हम उसे जलील कर पाएँ, ठीक है। तो वो राय साहब भी लग गए। इत्तेफाक से खान साहब की छोटी बेटी की शादी का मौका आया। यानी अब ये कहानी ऊपर की अलग ख़त्म हो गई है, अब दूसरी शुरू होती है कि क्या हुआ कि वो गड़िया वड़िया का कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, खान साहब की जो बेटी थी उसकी शादी का मौका आया। खान साहब ने सबको दावतनामा भेजाया मगर राय साहब को पूछा तक नहीं। बारात बड़ी शान व शौकत से हाथी घोड़ों और बैंड बाजी के साथ आई और बड़े बड़े मशहूर लोग, बैरिस्टर, वकील, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, दरोगा शामिल थे, ठीक है। यानी उनकी बेटी की शादी थी, बड़ी धूमधाम से बारात आई और उसमें बड़े अमीर अमीर पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। अब देखिए कोठी को दुल्हन की तरह सजाया गया, यानी उनका जो घर था, कोठी थी, उसे बहुत अच्छे से सजाया गया और रोशनियों से रात को दिन बनाया गया। बारात आतिशबाजी छुड़ाती अपनी आन और बान के साथ कोठी पर पहुंची तो बारात का पुरजोश तरीके से खैर मकदम किया गया, ठीक है। यानी बारात भी खूब आतिशबाजी और ये सब करती हुई आई और जब बारात दरवाजे पे आई तो इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया। खैर मकदम मतलब क्या होता है, वेलकम करना, ठीक है। इस मजमे में राय साहब के मुख्तार आलम हिम्मत राय इस गर्ज से बारात में शामिल हुए थे कि इस मौके पर काबिल एतराज़ पहलू ढूंढकर अपने मालिकों को सुनाकर उन्हें हरीफ पर हंसने का मौका देंगे और शादी में शिरकत भी हो जाएगी। यानी अब उनके राय साहब के एक दोस्त थे हिम्मत राय, है ना, वो वहाँ आए थे, इसलिए आए थे कि भाई हम खान साहब की बारात में भी शामिल हो जाएंगे, कोई ये भी नहीं कहेगा कि भाई राय साहब के दोस्त थे इसलिए नहीं आए। और दूसरी बात ये कि हम जो है कुछ शादी बारात के मौके पर बेटा अक्सर ऐसा ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो ही जाती है ना, क्योंकि आजकल ना लोगों को ये लगता है कि भाई अगर हम बाराती हैं, हम लड़के वाले हैं तो बस हम पता नहीं क्या ही हो गए, है ना, और लड़की वाले हैं तो उनको बस बिल्कुल जलील ही समझ लो, है ना। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों चला आ रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, लेकिन खैर तो उन्हें भी ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं देखिए अब इतनी बड़ी बारात होती है ना, सबको आओ भगत करना, बैठाना, खिलाना पिलाना, फिर भी कुछ ना कुछ जो बुरा मानने वाले लोग होते हैं ना वो बुरा मान के ही जाते हैं कि तुमने मेरी अच्छे से खातिरदारी नहीं की, मुझे खाने के बाद पानी नहीं दिया गया, मुझे खाने के बाद रसगुल्ला नहीं मिला। अरे भाई जो तुम्हें खाना जाके खा लो, है ना, किसी ने तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ा, जाओ एंजॉय करो, तुम भी एंजॉय करो, दूसरों को भी एंजॉय करने दो। नहीं, हम तो बहुत VIP है ना, ये वाला हाल होता है लोगों का। तो वही वो सोचने लगे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उन्हें ये लगा कि भाई हम ना कोई ऐसा मौका ढूंढ ही लेंगे जिससे उन्हें हंसने का मौका मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो अब देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है कि सारी बातें हो गई यहाँ तक, ठीक है। फिर लिखा हुआ है दूल्हा के मंसब पर बैठने के लिए, यानी कि जब वो उस पर बैठा, स्टेज पे बैठा, तो दुल्हन वालों की तरफ से खिलत पहुँचाया जाने लगा, यानी कि जो गिफ्ट वगैरह थे वो सब दिया जाने लगा। निकाह के वक्त महर की रकम पर बात बिगड़ गई, ठीक है। यानी अब क्या हुआ, जब निकाह का टाइम आया तो महर की उस पर बात बिगड़ गई, ठीक है। और तेज़ तेज़ फ़िक्रों में आपसे नोक-झोंक होने लगी, ठीक है, कि तुम ऐसे वो वाली बातें शुरू हो गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि बारात वापस होने की नौबत आ गई, कि ये कहा गया कि ठीक है अगर तुम इतनी लड़ाई झगड़े के मूड में हो तो हम बारात वापस ले जाते हैं, ठीक है। लखनपुर की नाक कटने और दूसरे लोगों के नाम धरने की शर्मिंदगी
को ना बर्दाश्त करने की वजह से सारे घरों से लाठियाँ निकाल आईं। यानी अब पहले ज़माने में ये होता था कि भाई अगर गाँव की बेटी है ना, मतलब किसी एक घर की बेटी है तो पूरे गाँव की बेटी मानी जाती थी, है ना। तो अगर उस लड़की की शादी बारात वापस चली जाती तो कितनी ज़्यादा बदनामी होती, है ना। तो इसलिए पूरे गाँव के जितने भी घर थे सब लोग लाठी निकाल के आ गए कि भाई या तो बारात करो, है ना, नहीं तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं जाने देंगे, ठीक है। बारात में शमूलियत करने वाले नामवर हस्तियों के भी छक्के छूट गए, यानी सब डर गए। भाई डंडा लाठी से हर कोई डर जाता है ना कि भाई अब तो बचेंगे नहीं। मगर खान साहब ने खिलाफ मामूल, यानी अब क्या हुआ, खान साहब को ये लगा कि भाई ऐसे तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना कि हमारे घर मेहमान आए और हमने उनको मारा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने समझदारी से काम लिया। उन्होंने कस्बे वालों को रोका और समझाया कि ये हमारे मेहमान हैं, है ना, इन्हें यहाँ से सही सलामत जाने दो। इसी में ही हमारी बात ऊंची रहेगी कि इन्होंने हमारी बेइज्जती भी करी लेकिन उसके बावजूद हमने इनको जाने दिया, ठीक है। कहते हैं खान साहब ने एक एक चीज़ गिनवा कर उनके हवाले कर दी, यानी जो भी चीज़ वो लोग लेके आए थे वो सब उन्हें वापस कर दी गई। और फिर भरे मजमे में ये कहकर निकाह ना हो सका, है ना, ये कह दिया कि भाई निकाह नहीं होगा, ठीक। लड़की की कोई ऐब नहीं है, अल्लाह उसके लिए दूसरा बर भेजेगा, यानी कि लड़की में तो कोई कमी नहीं है ना, अल्लाह पाक उसके लिए दूसरा दूल्हा भेज देगा। मगर खाना तैयार है ना, उसे बर्बाद मत करो। मगर बाराती गुस्से में भूखे ही वापस लौट गए। अब देखिए आगे क्या लिखा है। हिम्मत राय हंसते हुए राय साहब को खास साहब, ठीक है, खान साहब से क्या करने लगे, मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना, मिसप्रिंट है, ये खास साहब नहीं है, ये खान साहब है, ठीक है। खान साहब की बेइज्जती और रुसवाई की मुबारकबाद देने उनके घर पहुँचे, ठीक है। अब क्या हुआ, हिम्मत साहब जो थे वो हंसते हुए अपने दोस्त राय साहब के घर पहुँचे। किस लिए कि वो खान साहब की जो बेइज्जती और जो रुसवाई हुई है, उनकी बेटी की जो बारात वापस जा रही है उसकी मुबारकबाद देने पहुँचे कि देखो कल इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था तो आज अल्लाह पाक ने इसके साथ भी ऐसा कर दिया। राय साहब भी खबर सुनकर बहुत खुश हुए, यानी उन्हें भी अच्छा लगा कि भाई दुश्मन के साथ बुरा हुआ है तो इससे अच्छी हमारे लिए क्या बात हो सकती है, ठीक है। अभी दोनों बातें करने में मशगूल थे कि राय साहब की 7 साल की बेटी मोइनी दौड़ी हुई आई और उन्हें बुलाने लगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, अभी दोनों बैठे दोस्त बातें कर रहे थे, उतने में राय साहब की बेटी आई और वो ना उन्हें बुलाने लगी पापा पापा करके, ठीक है। बेटी पर नज़र पड़ते ही राय साहब की हंसी गायब हो गई, है ना, वो चुप हो गए। कुछ देर सोचने के बाद वो हिम्मत राय पर गरज पड़े, यानी चीखने लगे, उनको डांटने लगे। इतनी देर से क्या बक के जा रहे हो, है ना, जैसे मेरी मोहिनी तुम्हारी बेटी है वैसे ही उनकी लड़की भी सारे गांव की बेटी है ना, यानी खान साहब की बेटी भी सारे गांव की बेटी है। सारे गांव की नाक कट जाएगी, तुम खुश हो रहे हो। राय साहब की ये बात सुनकर हिम्मत राय खामोश हो गए। उन्होंने कहा ये तो मतलब बाजी ही पलट गई। अभी तो राय साहब हंस रहे थे बैठे हुए, है ना, कि मतलब अच्छी बात है खान साहब के घर में ऐसा हुआ, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि सही बात है, गांव की बेटी सबकी बेटी होती है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो स्पेशल उनकी बेटी के साथ नहीं हो रहा है, वो हमारी बेटी के साथ भी हो रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। राय साहब ने अचकन मंगवाई, है ना, अचकन ऊपर से कुर्ता पहनते, अचकन मंगवा के उन्होंने पहनी और उसके बाद क्या करा, सर पर पगड़ी रखी और अपने आदमियों को साथ लेकर बारात के क़याम गाह पर पहुंचे। यानी भी ऐसा होता था ना, जब दूसरे गांव से बारात आती थी तो उसे रात में ठहराया जाता था, फिर सुबह जाते थे, क्योंकि पहले ज़माने में गांव वगैरह में डाकुओं का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा रहता था ना, कि बारात को लूट लेते थे डाकू। तो इसलिए बारात वापस तो हो गई थी लेकिन वो क्या थी, वहीं रुकी हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो सुबह निकलेंगे वहाँ से। तो वो उनके ही क़यामगाह जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ पहुँचते हैं, बारातियों का घेराव किया और समधी साहब की तरफ मुतवज्जो हुए। समधी किसे कहते हैं, जो दूल्हे के अब्बा होते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, समधी कहलाते हैं, ठीक है। समधी साहब की तरफ देखते हुए बोले। एक दूसरे से मिलकर दोनों बहुत खुश हुए। पहले हाय हेलो हुई, सलाम दुआ हुई, ठीक है। राय साहब ने समधी साहब से पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है, यानी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों बारात वापस ले जाना चाह रहे हो। क्या खान साहब ने खाते तवाज़ो में कोई कमी की है, यानी क्या उन्होंने खाना वगैरह अच्छे से नहीं दिया या उन्होंने कोई आपके से बदतमीज़ी की है। तो खाना भी बड़ा एहतमाम पकवाया है, यानी उन्होंने तो बहुत अच्छे से पकवाया है। तो समधी ने कहा वो सब ठीक है, मगर हम तो यूं ही भूखे जा रहे हैं, यानी उन्होंने खाना अच्छा पकवाया होगा तो हम क्या करें, हमने तो खाना खाया नहीं, हम तो भूखे ही जा रहे हैं।
राय साहब ने खान साहब के चचाजाद भाई की तरफ पलटते हुए कहा, क्या आपने अपने मेहमानों को खाना नहीं खिलाया? तो उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब क्या आपने खाना नहीं खिलाया? तो उन्होंने जवाब दिया, खान साहब ने खुद इन लोगों से खाना खाकर जाने के लिए कहा था, चाहे बारात वापस ले जाएं लेकिन खाना खाकर जाएं, मगर ये लोग नहीं माने, है ना। तो समधी साहब ने क्या कहा? समधी साहब ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, हम एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे, हमारे लिए क्या है, ये हराम है, हम हराम समझते हैं, ठीक, क्योंकि भाई हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। राय साहब ने कहा, इनके अलावा उस वक्त कस्बे का दूसरा कोई आपको एक दाना भी नहीं खिला सकता, यानी आपको भूखे ही रहना पड़ेगा। अगर इस वक्त आपने उनका खाना नहीं खाया तो और कोई आपको खिला भी नहीं सकता, ठीक है। समधी साहब बोले, तो फिर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए, यानी उन्होंने कहा मतलब आप भी उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं। राय साहब ने कहा, वो खान साहब की लड़की हो या मेरी या किसी और की, वो गांव भर की बेटी है ना, हम किसी के साथ शामिल नहीं हुए क्योंकि वो हमारी बेटी है, तो हम अपनी बेटी के लिए बोल रहे हैं आपसे। आप सारे गांव की नाक काटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो शौक़ से जाइए, मगर एक तहरीर दे दीजिए कि आप जितनी चीज़ें लाए थे वो सब सलामती के साथ वापस जा रही हैं। अब देखिए एक बात बताइए, अभी तो ये हमारे गांव में है ना, तो ये चुप है। अब अगर ये अपने गांव पहुंच जाते हैं और हमारे ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए राय साहब ने कहा कि आप हमें ना लिख के दीजिए एक कॉपी पेन पे कि आप जो जो सामान लाए थे वो सब आपका वापस जा रहे हैं, नहीं तो आप क्या पता ये कह दें कि भाई इन्होंने हमारा सब छीन लिया, हमें कुछ नहीं दिया और हमारे ऊपर केस कर दिया, हमारे पास तो कोई सबूत होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के राय साहब ने उनसे कहीं। ये सुनकर समधी साहब भड़क गए। अब भाई किसी के खिलाफ आप बोलेंगे तो जाहिर सी बात है, उसे गुस्सा आने लगेगा। तो उन्होंने कहा कि तहरीर तो हम नहीं देंगे, जाओ जो जी में आए कर लो। राय साहब ने कहा, इस मजमे को देखकर आप खुद ही समझ लीजिए कि आप यहाँ से किस सूरत लेकर जाएंगे, यानी कि अगर आप तहरीर नहीं देंगे तो आप कैसी सूरत लेके जाएंगे, तो यहाँ के मजमे को यानी यहाँ की जो भीड़ है उसे देख के आप समझ लीजिए, ठीक है। हम छोटे आदमी हैं, हमारी तहसील छोटी है, हमारा सब्र का पैमाना भी छोटा है, यानी हम छोटे हैं और हम सब्र, हमारा मतलब तहसील भी छोटी है ना, हम आपसे छोटे गांव के हैं और हमारा सब्र का पैमाना भी छोटा है, यानी फिर हमें गुस्सा भी आपसे जल्दी ही आता है। आप बड़े लोग हैं, आप थोड़ा सब्र ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम उतना ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम बता रहे हैं फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मतलब धमकी देने लगे, हम अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त ना कर सकेंगे। ये सुनकर समधी साहब इंतहाई गुस्से में बोले और क्या बोले, आप डरा धमका कर तहरीर लिखवाना चाहते हैं, हम कानून के शिकंजे में फंसाना चाहते हैं, यानी कि आप जो ये तहरीर लिखा रहे हो और हमें कानून के शिकंजे में फंसाना चाह रहे हैं, है ना, आप हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो कहने लगे, ये तो हरगिज़ नहीं होगा, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनकी चीख पुकार सुनकर सब लोग जमा हो गए। डिप्टी नसीर अल्लाह ने बढ़कर पूछा कि राय साहब क्या मामला है। राय साहब ने कहा, समधी साहब से तहरीर मांगने पर वो इस कदर गर्म हो रहे हैं, आप इन्हें समझाइए। कस्बे वाले, अब जो कस्बे के लोग थे वो उस वक्त गुस्से में हैं और न जाने क्या कर बैठेंगे, यानी कि सारे गांव वाले क्या हैं, गुस्से में हैं। भाई तुम बारात वापस लेके जा रहे हो, कितनी बेइज्जती होती है किसी लड़की की बारात दरवाजे पे आके वापस चली जाए, है ना। तो कह रहे हैं कि भाई वो सब इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और फिर इनकी ना शामती बच जाएगी अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे। बारातियों में आप सरकारी मुलाजिम भी शामिल थे, यानी बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सरकारी ऑफिसर थे, ठीक है। अगर आप लोग ही अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे तो सब ज़ख्मी होकर अस्पताल में जाएंगे, यानी आप जो समझदार लोग हैं अगर वो ही बात को नहीं समझेंगे तो फिर गांव वाले लाठी चार्ज कर देंगे, है ना, और फिर आप सबको अपने घर तो जाने को मिलेगा नहीं, सीधा आप कहाँ पहुँच जाएंगे, अस्पताल पहुँच जाएंगे। खैरियत इसी में ही है कि आप अपनी ज़िद छोड़ दें। सरकारी अफसरान उन्हें समझाने पर आखिर ये फैसला हुआ कि बारात खान साहब के पास वापस जाएगी और निकाह 50,000 में ही जो मतलब 55,000 में ही जो रकम मानी गई थी मेहर की, उसी में ही होगा। राय साहब के साथ बारात वापस खान साहब के घर गई। राय साहब बारात को फाटक तक छोड़कर अपने आदमियों के साथ वापस चले गए, है ना, क्योंकि उन्हें बारात में जाने का न्योता तो था नहीं, इसलिए वो बारातियों को दरवाजे तक छोड़कर वापस चले गए। खान साहब को जब मालूम हुआ कि राय साहब ने गांव की लाज रख ली मगर फाटक से ही वापस लौट गए, तो खान साहब उल्टे पैर राय साहब को लेने के लिए दौड़े और कहा, निकाह भी नहीं होगा,
है ना। यानी अब उन्हें राय साहब को लेने के लिए दौड़े और कहा कि निकाह भी नहीं होगा। लोग घबरा गए कि अब कौन सा फितना खड़ा हो गया है, यानी अब कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई है ना। राय साहब लालटेन की रोशनी में जा रहे थे कि खान साहब जाकर उनसे लिपट गए, यानी उनके गले लग गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे और कहा चलकर अपनी बेटी को ब्याह दो, है ना। कि मतलब अब आपकी बेटी जो है उसको अब रुखसत भी तो कर दो जब आप बारात ले आए हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद बारातियों को ये देखकर हैरानी हुई कि आगे लालटेन लिए आदमी है और उनके पीछे राय साहब और खान साहब एक दूसरे की कमर में हाथ डाले चले आ रहे हैं। राय साहब के पहुंचने के बाद ही क्या हुआ, काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों की आंखें पूर्णम हो गईं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोरी थी कि भाई देखिए अपनी अपनी लड़ाइयाँ अपनी जगह होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कई बार हम सबकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मनमुटाव पैदा हो जाता है ना, लेकिन कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं होने देना चाहिए, है ना। और ख़ास तौर से तब जब कोई बाहर वाला आके हमारी बेइज्जती कर जाए, है ना। तो ऐसे मौके पर तो हमें क्या करना है, अपनी लड़ाई झगड़े को भूल जाना है और अपने गाँव की या अपने घर की उसको इज़्ज़त को बचाना है, राइट। अब देखिए इसके मुश्किल सवाल जवाब देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अफसाना। थोड़ा सा हम कह सकते हैं लास्ट में इसका एंड जो है वो बड़ा क्या बोलते हैं उसे, ट्रेजिडी वाला हुआ है ना, कि मतलब सैड एंड है कि भाई हाँ हैप्पी एंडिंग लाइट, है ना। कि थोड़ा सा लोगों की आंखों में आंसू आ जाए कि भाई देखो कितनी अच्छी दोस्ती है, इस तरह से, ठीक है। खैर चलिए, तो इस अफसाने से हमें यही सीख मिलती है कि हमें क्या करना है। लड़ाई झगड़ा तो ठीक है अपनी जगह हो जाता है कई बार, लेकिन हमें एक दूसरे की साथ हमेशा निभाना है, ठीक है। अब देखिए लिखा है, विदेशी राज ने उमराव सिंह और खान साहब को किस खिताब से नवाजा था, ठीक है। तो उन दोनों को कौन कौन से खिताब मिले हुए थे, तो विदेशी राज ने उमराव सिंह और राय साहब को किसके, खान के ख़िताब से नवाजा था, ठीक है। ये खान बहादुर का ख़िताब मिलता था अंग्रेज़ों से, ठीक है। आगे देखिए, राय साहब और खान साहब में रंजिश क्यों थी, तो आपको पता है कि क्यों रंजिश थी, क्योंकि दोनों भाई अपने अपने मिजाज के मालिक थे और दोनों को ऐसा लगता था कि हम अच्छे हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ लिखा है, राय साहब महतो गढ़िया का मुकदमा क्यों हार गए थे, क्योंकि वो जो गढ़िया थी वो किसकी थी, वो खान साहब की थी, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, हिम्मत राय ने राय साहब को क्या खबर सुनाई थी, तो उन्हें यही सुनाई थी कि भाई उनकी बेटी की जो बारात है वो वापस जा रही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है, बारात क्यों वापस जा रही थी, तो मेहर की रकम को लेकर कुछ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, है ना। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला सवाल लिखा है यहाँ पे, इस कहानी में राय साहब ने क्या किरदार अदा किया है, तो राय साहब ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया है कि भाई वो अपनी जो आपसी रंजिश थी या आपसी लड़ाई झगड़ा था उसे भूलकर गांव की लाज बचाते हैं, है ना। एक बेटी को अपनी बेटी मानकर उसकी जो बारात वापस जा रही थी उसको वापस लेके आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो इससे पहले के जो चैप्टर अपलोड हैं अगर आप लोगों ने देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। जैसा कि बेटा मैंने आपसे कहा था कि हम रोज़ एक एक वीडियो दोनों चैप्टर मतलब दोनों बुक्स ही भेजेंगे, अगर आप गुलिस्तान या अदब पढ़ना है तो भी, अगर आप नई आवाज़ के स्टूडेंट हैं तो भी, है ना। लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे वाईफाई वगैरह का इशू चल रहा था, टेक्निकल इशू था काफ़ी 2-3 दिन से, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। अब इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये दोबारा से इशू नहीं आएगा। तो अगर नहीं आएगा तो रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो ये हमारे हाथ में नहीं है ना। चलिए, तो अब ये आपका एक लास्ट काम बचा है जिसमें आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ देखिए, आपको पता है कि मुहावरों का इस्तेमाल करने से पहले आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो आप उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुँह चूची रखना, मुँह चूची रखने का मतलब क्या होता है, हमेशा घमंड में रहना, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, हक़ नमक अदा करना, यानी कि अगर कोई किसी का नमक खाता है तो उसका हक़ अदा करे, यानी कि जो नौकर होते हैं जनरली, है ना, उनको ही कहा जाता है कि उसने मालिक के नमक का हक़ अदा कर दिया, है ना। इसी तरह से देखिए, आग भड़काना, आग भड़काने का मतलब भी क्या होता है कि अगर 2 पार्टियों में लड़ाई हो रही है तो उसमें और ज़्यादा लगाई लुकटी करना कि हाँ इसने तो ऐसे ही कहा था, है ना। छठी का दूध याद दिलाने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उसे मारना, है ना। इसके बाद देखिए लिखा है, मूँछों पे ताव देना। मूँछों पे ताव देने का मतलब भी हमेशा क्या होता है कि मतलब गुस्से में आके और अपने आप की बढ़चली का मतलब दिखावा करना कि हम बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। खाक में मिल जाना यानी मिट्टी में मिल जाना, कोई चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो वो खाक में मिल जाती है। नाक कटना यानी बेइज्जती होना,
ठीक है। तो अब मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, बाकी यहाँ जुमले लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी की तरह से आप अपने जुमले भी बना सकते हैं। फितना खड़ा होना यानी कि मुसीबत आ जाना, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ दोबारा से बातें शुरू हो जाना, है ना। सन्नाटे में आना, सन्नाटे में आना मतलब होता है बिल्कुल डर के मारे खामोश हो जाना या किसी सदमे की वजह से खामोश हो जाना। ठीक है। अब यहाँ लिखा है बगले बजाना। बगले बजाना मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ठीक है। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है आयते कुल हो अल्लाह पढ़ना। ठीक है। यानी कुल हो अल्लाह पढ़ना का मतलब होता है कि जब भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है ना, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ आते हैं कुल हो अल्लाह पढ़ने। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो ये भी कहते हैं कि हम यहाँ आते हैं कुल हो अल्लाह पढ़ना ही है। ठीक है। आओ भगत करने का मतलब होता है बहुत अच्छे से वेलकम करना। तो अब यहाँ सारे आपके लिखे हुए हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। चाहे तो आप यही लिख लीजिएगा। वैसे मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने आप से मुहावरों का इस्तेमाल करें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ठीक है। तो हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग जब वीडियो देखते हैं अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दिया कीजिए। और आपको वीडियो लगी कैसी है, अच्छी लगी या कुछ कमी थी या कुछ और आपको इसमें इजाफा चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, है ना। ये आपके करने से मेरे ख्याल में आपका 1 मिनट लगेगा और इससे हमारा जो कहते हैं ना हौसला अफजाई होगा, है ना, कि हम भाई बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे भी उसे पसंद कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।